हमारे आज के मेहमान का तल्लक ज़िला गुजरात के शहर लाला मूसा से है। आपके वालिद चौधरी मोहम्मद ज़मान कायरा रुकन पंजाब असम्बली रहे और उनके चचा चौधरी मोहम्मद असगर कायरा एक मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन और 2 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन रहे। कायरा साहब नौजवानी में यूनियन के इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे, कभी जीते और कभी हारे। ख़ुद ये 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर व शुमाली इलाका जात, फेडरल मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग, कायम मकाम गवर्नर गिलगित बिल्तिस्तान, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात रहे। जाले से वजारत तक का सियासी सफ़र बहुत अहम है। इसमें बहुत कुछ देखा, जाना और सहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर, मैं खुश आमदेद कहता हूँ चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को। वेलकम टू द प्रोग्राम। और हमारे आज के जज हैं राना अमीर मोहम्मद ख़ान, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सदर सिटीज़न काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। क्या सब क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इनके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ? शुक्रिया। कायरा साहब, आप कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ और आपका शुक्रिया। कायरा साहब, आप सियासत में क्यों आए और कब आए? मैं सियासत में स्कूल लाइफ से था। मैं एक जी शऊर हूँ, थोड़ा थोड़ा शऊर रखता हूँ। जो मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा इल्म बढ़ता गया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और इस समाज को बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। समाज की बेहतरी से मुराद क्या होती है? समाज की बेहतरी से मुराद ये होती है कि इस मुल्क के अंदर जो आप इनजस्टिस देख रहे हैं, जो आप माशरे के अंदर लोगों के इस्तेसाल देख रहे हैं, उसको बेहतर किया जाए और जिन माशरों की आज तमसीलें की दी जाती है उन जैसा एक बेहतर माशरा तश्कील दिया जा सके। तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो शमूलियत किस साल में इख्तियार की थी, कोई याद है आपको? यूँ कह लीजिए, मेरी सियासी बर्थ पीपल्स पार्टी में हुई, इसलिए तो ये लफाजी हुई ना, मैं सन पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। मेरे वालिद ने 70 में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी जी। और मैं एक रूरल बैकग्राउंड का और लोअर मिडिल क्लास का बंदा हूँ। हमारे जैसे घरों में वालदैन के साथ आप फॉलो करते हैं। मैंने अपने वैसे इफ्तिखार साहब, मैंने अपने सियासी सफ़र में इब्तिदा में इस इश्तियाक में, इस कोशिश में, मैंने मज़हब की तरफ, मैंने फ़िरक़ों की तरफ, मैंने बहुत सारी तरफ जाके देखने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली एक जमात जिसका नाम पीपल्स पार्टी था, जो मेरे वालिद की भी जमात थी, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी, उसी जमात में मुझे नज़रियाती पनाह मिली। मैं क्या ये फिर पूछ सकता हूँ कि आप इस नज़रियाती जमात में अमली तौर पे कब शामिल हुए? हाँ, अगर आप कहें, फिर इलेक्शन मैंने पीपल्स पार्टी से आके लड़ा। इसका मतलब है आप आए पीपल्स पार्टी में 1977 के बाद? देखिए, मैं तो पीपल्स पार्टी में सन 70 से हूँ, इसलिए कि आपके वालिद पीपल्स पार्टी में थे। फिर जब मैं कॉलेज में आ गया 74 के बाद, तो मैं पीएसएफ के प्लेटफॉर्म पे आ गया, फिर यूथ के प्लेटफॉर्म पे आ गया, फिर यूनिवर्सिटी। चले जी, आप फिर इसका मतलब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं नज़रियाती तौर पे? बिल्कुल कहा जा सकता है। बिल्कुल। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आप तसल्ली से कहें कि मेरा तल्लुक़ पीपल्स पार्टी के नज़रिए से है। मेरा सवाल कुछ और है कि क्या आपको कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रियाती कारकुन हैं? बिल्कुल। क्या एक ये डॉक्यूमेंट आपके सामने अगर मैं रखूं, ये एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये डॉक्यूमेंट नवंबर 1967 में जारी की गई। साफ ज़ाहिर है कि आप पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो वादे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान के अवाम के साथ, आप उनसे इत्तफाक करते होंगे? बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। और इसके लिए आप जदोजहद करते रहे, कर रहे हैं और आइंदा भी करने का इरादा रखता हूँ। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनाई गई तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बनाने वालों ने बैठकर एक डॉक्यूमेंट तहरीर की कि वाई ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी। उसमें उस वक्त के समाजी, सियासी और मुआशी हालात का तज़किरा किया गया। उसके बाद बहुत अरसा गुजर गया और आज आप जहाँ खड़े हैं 2018 में। क्या इस दौरान, मेरा सवाल है, कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया आप दोबारा एक ऐसी डॉक्यूमेंट जारी करें कि आपकी पार्टी को लोग क्यों वोट दें? मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक, मैं मंशूर की बात नहीं कर रहा। मैं ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट होता है ना जी, वो था एक नई जमात बनानी है, क्यों बनानी है, लोगों का अपने इकट्ठा करना है। उसमें बुनियादों को तयन कर लिया जाता है ना, तो क्या आप उन बुनियादों से इनहराफ कर सकते हैं? मैं उसी की गुजारिश करने लगा हूँ कि वो तयन हो गया, एक जमात बनाने का फैसला हो गया, लोग इस बात पे मुत्तफिक हो गए, जमात चल पड़ी। क्यों बनाई जाएगी?
क्यों बनाई जाए, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है, बड़ी डिटेल है उसमें। नहीं सर, वो डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं ना। वापस चलते हैं सर, ये तो सारी पे अगर मुझे थोड़ा सा मौका दे। हाँ, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। गुजारिश ये है कि उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लिखने होते। आपका जो मंशूर आता है इलेक्शन में, उसमें आप हालात का तजिया भी करते हैं और वे फॉरवर्ड भी देते हैं। जो मंशूर होता है वो खाली कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसमें कोई जमा तफरीक तो नहीं की जाती ना, उसमें हालात का तजिया भी होता है, जो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पास्ट होता है थोड़ा सा, और वे फॉरवर्ड होता है, क्राइसिस क्या है और उसके वे फॉरवर्ड मेरे पास क्या है। आपकी जमात कोई और हो सकती है, आप अपना मंशूर देंगे, मैं अपना दूंगा। चले आए, ये बात आपके और मेरे दरमियान बुनियादी तौर पर तय होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो बुनियाद है, उसी के ताबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर सियासत करने का फैसला किया। आप इत्तफाक करते हैं? पहली बात यह है कि वो जो इशू, जिन इशूज़ पे ये जमात बनाई थी, वो इशू लाइव है। इस डॉक्यूमेंट में अगर वो इशू हल हो जाते हैं, कोई इसमें से चीज़ हमें छोड़ के उसमें नई शामिल करनी पड़े, तो ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। ये डॉक्यूमेंट को हतमी चीज़ नहीं है। नॉट एट ऑल। अच्छा ठीक, ये तो इंसानों का बनाया हुआ कागज का कानून है, ये बड़ा हतमी चीज़ नहीं है। तो जब हतमी चीज़ नहीं है तो क्या आप इस तस्वर से, ये जो आप मुझे हतमी चीज़ नहीं कह रहे हैं, इसके माने दो है। एक तो मैं ये कहूं कि जी मैं इस डॉक्यूमेंट की सेंटिटी को या इसके अथॉरिटी को नहीं मानता, नो, इट इज नॉट द इशू। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें इसमें वादे किए गए जो सारे डॉक्यूमेंटेड है, उसमें से कुछ वादे पूरे हो जाते हैं, इस समाज में वो चीजें अचीव हो जाती हैं, तो आप उनको डिलीट करके उनकी जगह चीजें ऐड कर लें। सर मुझे इतना पता है, तरमीम और तकफीफ हो सकती है। सर मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने अलफ बे जीम दाल लिखा है और अलफ बे जीम आपने मुकम्मल कर लिया, तो दोबारा आपसे अलफ बे जीम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जब मसावात नामुकम्मल रह जाती है, जबकि किसी जमहूरी निज़ाम में मुआशी और माशरती अदल इंसाफ की बुनियाद पर सबके हकूक़ मुसाफ़ी ना हों, तो फिर सोशलिज़म एक ऐसा निज़ाम है जो तमाम अफराद के लिए यकसा मौक़े फराहम करता है, और सोशलिज़म का इक़्तिसादी निज़ाम हरगिज़ गैर इस्लामी नहीं। कारा साहब, आज क्या ये हक़ाइक़ बदल गए हैं कि बराबरी का जो तस्वर है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप वोट देने में बराबर हैं, बराबरी के तस्वर में है कि मुआशी, माशरती अदल इंसाफ सब में बराबरी मिले, और उसके लिए आपकी पार्टी ये तयन करती है कि आप इससे इत्तफाक करते हैं? मैं इससे मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ, इसीलिए इसे बात करता हूँ। तो आज आप इस पर अमल पैरा क्यों नहीं है? देखिए इफ्तिखार साहब, गुजारिश ये है, दुनिया 60 की दहाई में और 70 की दहाई में और 80 की दहाई में ये तब्दील होती गई। नहीं सर, मैं उस फिलॉसफी में नहीं जा रहा। उसके बगैर आप इस सवाल का जवाब ही नहीं ले सकते। मेरा सवाल ही कुछ, मैंने तो फिलॉसफी की अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैंने फिलॉसफी की बात ही नहीं की। मैं तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आदमी नहीं हूं कि मैं रूस और चाइना की बहस में जाऊं। मैंने ये कहा एक डॉक्यूमेंट है जो एक पॉलिटिकल पार्टी की है, वो कहते हैं कि मसावात का तस्वर नामुकम्मल है जब तक किसी जमहूरी निज़ाम में मुआशी, माशरती अदल इंसाफ ना हो। बिल्कुल, ओके, हमारा इत्तेफाक है इस पे। तो इसमें बहस की तो बात नहीं, क्या ये हकीकत नहीं है? हकीकत है, आज भी हकीकत है ना। आपने इसके साथ एक और चीज ऐड की थी। हाँ। आपने कहा था सोशलिज्म जी, वो आज रिलेटिव और रेलेवेंट है कि नहीं, मैं उसका जवाब देने लगा था। और उसका जवाब 70 की दहाई को मैंने रेलेवेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था कि सोशलिज्म का इक़्तिसादी निज़ाम हरगिज़ गैर इस्लामी नहीं। मैंने ये वो तो इस पे लिखा है ना। आपने कहा था क्या आप इस पे खड़े हैं? हाँ, मैंने कहा हाँ खड़ा हूँ। ठीक है, आगे इसलिए खड़ा हूँ, उसके आगे भी एक वजाहत है। आगे चलते हैं। क्या गिरा हुआ मयार मईशत और नहायत कलील कौमी आमदनी आज एक हकीकत है या नहीं है? आबादी की अक्सरियत की सही ग़िज़ाइयत से महरूमी एक हकीकत है या नहीं है? नाकस और नाहल ज़री निज़ाम एक हकीकत है या नहीं? मुझे एक मौका देंगे जी प्लीज़। इस डॉक्यूमेंट की एक और कमाल ये है, इसके लिखने वालों का कमाल ये है कि इस डॉक्यूमेंट को आप जूं पढ़ते जाएंगे, ये आपको ये महसूस कराएगा कि ये आज के हालात का तज्जिया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था जनाब कायरा कि आज आपकी पार्टी पता नहीं कौन सी पार्टी है। ये उन लोगों ने पार्टी बनाई थी जो आइंदा आने वाले सालों के बारे में यकीन रखते थे। उनको पता था कि आने वाले सालों में क्या इश्यूज होंगे इस मुल्क के। और मुझे अफसोस है कि आज आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैठे हुए, उस पार्टी ने इस तमाम सियासी चीज़ों को छोड़ दिया और किसी और चीज़ में चल जाए। विल यू अलाउ मी टू कंप्लीट फ्यू वर्ड्स आउट ऑफ इट? नाकस और नाहल ज़री निज़ाम, कौमी सनत की इब्तदाई और कमज़ोर सतह, गिरा हुआ मयार तालीम, नाखानदगी, क़दामत पसंद समाजी और माशरती रवाज और तरीके, वसी पैमाने पर बेकारी और बेरोज़गारी
खुसूसन दही इलाकों में नाकस तकसीम कार, शरह पैदाइश में तेज़ी से इजाफा, सनती सरमायादार मुल्कों से माशी मदद की तवक्को और उस पर भरोसा। ये जो सारे फैक्ट्स हैं आज भी वैसे ही हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंज हुए लेकिन मोर लाइकली वहीं खड़े हैं। इनको ख़त्म करने के लिए क्या किया? मैंने इनको खत्म करने के लिए सबसे पहले, अभी आप कहेंगे जी इसके फ्रेमर्स जो थे, जो पहली गवर्नमेंट हमारी बनी नहीं, वो मुझे पता है, आप उनको तारीफ उनकी ना केस लड़ी, उनका केस मैं लड़ने के लिए खड़ा हूँ। मैं एज फार एज फ्रेमर्स आर कंसर्न उनका केस मैं लड़ूंगा, आप सिर्फ अपने केस का जवाब दीजिएगा जब जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा एक माजी है और मैं अपने माजी से जुदा होकर अपने हाल की बयान नहीं कर सकता। यही तो खराबी है कि आप अपने माजी से अपने आप को अलग कर चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं कर सकती। आपने किया है बंदे का माजी मैं खुद सर, मैं आपके माजी के बारे में आपको मुझे जरा अलाउ करें ना, मैं अलाउ करता हूँ। गुजारिश है जी कि पीपल्स पार्टी जिन असूलों पे बनाई गई थी, जिस क्राइसिस को हल करने के लिए बनाई गई थी, बिलाशुबा वो क्राइसिस आज भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसलिए खड़ा है जी कि मेरे साथ 77 में क्या होता है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने काम किया, पूरा काम किया आपने। आपकी कामयाबियों की ऊपर पाबंदी लग गई। मेरी जमात की क़यादत को 77 में, क्या 77 में सर? 77 तो खैर है ना, एक सेकंड कारा साहब, आपकी पार्टी इक़्तिदार में कब आई? 1970 में 77 तक इक़्तिदार में रहे और इतना काम किया 7 सालों में आपकी पार्टी ने। ये उसकी डॉक्यूमेंट है। ये इस बात थोड़े से बहुत बड़ा किया। ये इस बात का सबूत है कि अगर सियासी पार्टी अमली तौर पे काम करना चाहे अवाम की खिदमत तो वो कर सकती है। और ये आप नहीं कह सकते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पर दबाव नहीं था, बांग्लादेश नामंजूर तहरीक का दबाव था, अपना ख़त्म नबूवत की तहरीक का दबाव था, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों की तहरीकों का दबाव था। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें दबाव, अमेरिकी साम्राज्य का दबाव था, इसके बावजूद के अंदर आलमी इंटरेस्ट का मुफाद था। ये अपने फेवर में मत ले जाए ना। नहीं, मैं ही तो बड़े मजे की बात है, ओनरशिप मेरी है, आपकी तो है नहीं। मेरी पार्टी है। नहीं, इट वाज द पीपल्स पार्टी, इट वाज नॉट योर पार्टी। ये पार्टी पता किन लोगों की थी? ये पार्टी कुछ हकायक हमें साथ लेने होंगे सर। देखिए मैं उस जमात को, मैं उसका अच्छा या बुरा सर जो भी हूं, मैं ही उसका वारिस खड़ा हूं ना। के लिए काम करते रही, वो मजदूरों के लिए काम करती रही, वो स्कूलों के लिए काम करती रही, वो अस्पतालों के लिए काम करती रही। आपको 5 साल मिले, आपने कुछ नहीं किया और आप कहते हैं कि आप उस पार्टी के वारिस हैं। अच्छा, आप मुझसे 2008 से 2013 तक का जिक्र चाहते हैं? नहीं, मैं कोई नहीं जिक्र चाहता, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र चाहता हूं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बनाई गई, जिसकी डॉक्यूमेंट्स ये मेरे सामने तो हो गया ना, बनाई गई कि तो बहस हो गई। नहीं, उसने काम किया। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फिर आप कभी मुझे 70 में ले जाते हैं, कभी आप मुझे 90 में ले, 2008 में ले आते हैं। एक जगह पे खड़े हो। मैं एक जगह पे खड़ा हूँ। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मैं आके यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक, एक पार्टी है 1971 में इक़्तिदार में आती है, ठीक, 77 तक इक़्तिदार में रहती है, ठीक, और इतने सारे काम कर जाती है। ये आपने थोड़े लिखे ऐसे बहुत बड़े। चले, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला जिसका भी है। बहरहाल आपसे मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, अगर वो पार्टी इतने सालों में ये काम कर सकती है तो आपकी पार्टी 5 साल इक़्तिदार में मुसलसल रही, उसने क्या? मैंने क्या नहीं किया, मुझसे ये आप मुझे आइए। क्या किया? अब आप मुझे मौका देंगे। हाँ, आपने क्या किया? आपने जो इस्लाहात थी जागीरदारी के खिलाफ, उसको मुकम्मल किया। अब आप मुझे इत्मीनान से 2 मिनट सुनेंगे। हाँ, लेकिन हम बात करेंगे अब 2008 से 2013 की पार्टी की बात करने लगा। करें जी, करें। आपके सवाल पे आने लगा। क्या किया मुझे ये बता दें। ये आपने मुझे 5 सवाल पूछा, आप मुझे बोलने दें। बोले। गुजारिश ये है, 2008 में जब हम आए, उससे पहले एक लंबा इब्तला का दौर है। पीपल्स पार्टी की एक क़यादत, जब आप 1971 में आए, उससे पहले इब्तला का लंबा दौर है, जो 47 से लेकर 71 तक चलता है। इफ्तिखार, आप सब बात कर रहे हैं, मुझसे पाकिस्तान हिस्टोरिकल बात, मुझसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नहीं पूछ रहे आप, मुझसे पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री पूछ रहे हैं। 5 साल की अचीवमेंट। नो सर, पीपल्स पार्टी के 5 साल की अचीवमेंट। इस डिबेट को जरा किसी ले जाए। आप मुझे ले जाते हैं 70 से बियॉन्ड क्राइसिस इस मुल्क का बहुत बड़ा था, बट पीपल्स पार्टी तो थी ही नहीं यार उस वक्त। तो मैं पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहा हूं ना। मुझसे कंपैरिजन कराना चाहते हैं उन 7 सालों का और इन 5 सालों का। यही चाहते हैं ना? तो इसके लिए वो 5 साल 7 साल आपके सामने, मुझे अपने 5 सालों का जिक्र करना। प्लीज
लेकिन मैं ये एक छोटा सा साथ आपसे चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा फेवर करें। एक मेरा डायलेमा भी है, एक मेरा हैंडीकैप है जो मेरा कसूर नहीं है। बेनजीर भुट्टो अपने वालिद के कत्ल के बाद तवील अरसे तक अपनी जमात को लेकर चलती है और उसकी जमात के बकिए उधेड़ने की रियासत कोशिश करती है। वो जमात एक वक्त आता है, इस मुल्क के अंदर तहरीक चलती है और ज़ियाउल हक का त्यारा ना गिरता तो शायद इस मुल्क में उस वक्त भी ये जमहूरियत ना आती, उनकी गवर्नमेंट ना बनती। उनकी गवर्नमेंट को इस मुल्क की रियासती ताकतों ने न चलने दिया, वो आपके सामने एक हिस्ट्री है। और जब तसलसल के साथ एक नहीं दो गवर्नमेंटें हमारी फेल की जाती हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है और रियासत के सारे लोग, वो मुल्ला हैं, वो सरमायादार हैं और वो इस मुल्क का मीडिया है, आप हैं, मेजॉरिटी में लोग इस जमात को खत्म करने के दरपे थे और उसमें ये पार्टी सर्वाइव होती। अल्टीमेटली 2002 में जब हम मेजॉरिटी में आते हैं फिर हमारे पेट्रियट बना दिए जाते हैं। इतना बड़ा जुल्म होता है, लोग ज़मीर फरोशी करते हैं और आप उनको पेट्रियट का लक़ब दे देते हैं रियासत वाले, और उसके बाद फिर आप तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी 70 वाली पार्टी क्यों नहीं है। दूसरी, अब बेनजीर भुट्टो आती है वापस 2007 में और 2007 में वो शहीद हो जाती है, शहीद कर दी जाती है। उस शहादत के बाद रोज रोज क़यादतें जन्म नहीं ले लेती। इस जमात के लिए खड़ा होना, जिंदा रहना, वजूद रखना अपना, इट वॉज इम्पॉसिबल। बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद मुल्क में क्राइसिस था, पार्टी एकदम क्योस में आ गई। आसिफ जरदारी साहब का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अपनी जगह, पार्टी चलाने का एक्सपीरियंस तो नहीं था ना। अब एक वक्त आया, और ये भी याद रखिए, आपको अमेरिका नहीं है, आपको यूरोप नहीं है, आप थर्ड वर्ल्ड का एक मुल्क है जहां पे अफराद के गिर्द जमातें घूमती हैं, सियासत घूमती है, जहां जमातों के गिर्द नहीं घूमती। ये आपका समाजी कैफियत ये है। इसमें अब हम गवर्नमेंट में आ गए, क्राइसिस क्या है हमारे सामने, आते ही आपको क्या मिला? जुल्फ़िकार भुट्टो इक़्तिदार में आया तो इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? भाई हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं थे, रोज रोज पैदा नहीं होते जुल्फ़िकार अली भुट्टो। प्लीज डोंट कंपेयर जुल्फ़िकार अली भुट्टो विद कमर ज़मान। कंपेयरिंग द पीपल्स पार्टी ऑफ 1971। सर मेरी गुजारिश सुने, मैं वही गुजारिश करने लगा हूं ना, मैंने अपने दौर के क्राइसिस को हैंडल करने की बात नहीं, उस दौर में क्या कोई क्राइसिस नहीं था जिसका डोंट कंपेयर मी और माय लीडर्स विद ZAB। नो सर, आई एम नॉट, डोंट यूज द वर्ड ZAB टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझसे कह रहे हैं ना 77 पीपल्स पार्टी, आप मुझे कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये क्राइसिस थे। भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बहुत बड़े आदमी थे, आज तो उनको दुश्मन उनको मान रहे हैं, उनको कत्ल करने वाले मान रहे हैं, वो बड़े आदमी थे। 2008 में हम गवर्नमेंट में आ गए, हमारे पास कितने लोग थे? 126। कितनी सीटें हमें चाहिए थे अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए? 172, एक वोट की मेजोरिटी के साथ। और उस वक्त हमारी मजबूरी थी, हम और मुस्लिम लीग मिलकर गवर्नमेंट बना के चलते हैं। मुल्क के अंदर ऑलरेडी क्राइसिस मौजूद है, दहशतगर्दी अपनी इंतहा पे थी। और इफ्तिखार साहब आपको बड़ा अच्छी तरह पता है सबसे बड़ा, आइए जरा क्राइसिस थे क्या? क्या उस कंप्रोमाइज ने? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, पहले मुझे अपनी बात करने दिया। क्या उस नहीं, आप इस तरह, मैं आपको नहीं, मेरा पहले आपका सवाल का नहीं, आपका सवाल हो गया ना, आपने कहा ना कि आपने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। जवाब नहीं आया जी, आपने कहा आपने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। नो 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 नो, सॉरी, मेरा सवाल आपसे तब होगा, मैं अपना क्राइसिस बताऊंगा जो मैंने हैंडल किया। आपका क्राइसिस मैंने देख लिया, सुन लिया। क्राइसिस क्या था? क्राइसिस था दहशतगर्दी, क्राइसिस था एक जरी मुल्क होते हुए आप खाने को गंदम और चीनी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। क्राइसिस था कि सवात मालाकंड बाजौड़ उनके कब्जे में था। सुनिए ना, क्या इन क्राइसिस ने मना कर दिया था कि आप लोगों के लिए काम न करें, गुर्बत का खात्मा न उसी करें, तालीम को बेहतर न उस करें? पे आते हैं, उस पे पहले जरा मुझे क्राइसिस आइडेंटिफाई करने दें, फिर सॉल्यूशन को बताता हूं क्या है। क्या बताता हूं आपको ना, पहले मुझे क्राइसिस बोलने तो दे। बोले ना। फिर हमारा क्राइसिस क्या था कि पाकिस्तान में रेवेन्यू रिसीट्स, जो आपका टोटल आप मिजानिया इकट्ठा करते हैं टैक्स, वो 1.1 ट्रिलियन था, अखराजात कई गुना ज्यादा थे। फिर आपका मसला क्या था कि आपकी एक्सपोर्ट्स 19 अरब पे खड़ी थी, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। पार्टी 71 से 77 उन्होंने भी हैंडल किए। ये तो नहीं मैं कह रहा कि उनके इश्यूज नहीं थे, उन्होंने हमसे बड़े इश्यूज को हैंडल किया। उन्होंने तो एक बिल्कुल हारी और गिरी हुई बिखरी हुई कौम को इकट्ठा कर दिया। आपको फिर क्या हुआ? भाई हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं थे। आप पीपल पार्टी एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मी। आप पीपल्स पार्टी जो थे, पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी को जो जितने चैलेंजेस आए उसके बाद इससे बखेरने की, आप जो मीडिया वाले, आपने हमारे साथ क्या किया? क्या मतलब? आप मीडिया ने हमारे साथ क्या किया? भाई मैं पूछो कि माशरे में रिश्वतदानी, नफसा नफसी, कुंभा परवरी का जो दौर है और समाजी जिंदगी में जो तबाही आई, उसको बेहतर किया आपने। गुजारिश ये है कि हमने 5 साल के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी से नेटवर्क का प्रोग्राम था, वो शुरू किया।
हमने पाकिस्तान के लाखों लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे, जो उसी सोशलिस्ट फिलॉसफी के तहत जुल्म था, हमने उनको रेगुलराइज किया। हमने स्टेट के अंदर जॉब क्रिएट की। हमने पाकिस्तान के रेवेन्यू को 5 साल में 1.1 ट्रिलियन से 2.12 ट्रिलियन किया। हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को 19 अरब से $25.5 अरब, जब दुनिया में आलमी बहरान था, जब 2 बड़े फ्लड्स ने पाकिस्तान को हिट किया था, जब दहशतगर्दी का एक तूफान था, हमने क्या नहीं किया जनाब। हमने पाकिस्तान के उस क्राइसिस को, उस स्टेट क्राइसिस को हल किया। यानी फेडरेशन, आपकी फेडरेशन का सबसे बड़ा मसला यह था कि छोटे सूबे आपके साथ चलने को तैयार नहीं थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और सेपरेशन, हमने 18वीं तरमीम की, ये 18वीं तरमीम, हमने एनएफसी की, ये 18वीं तरमीम। हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या है? इसमें क्या नहीं है? इसमें क्या है जिसके खिलाफ आप बोलते रहते क्या हैं? आप ये खत्म हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, क्या आप कहते हो ना? नो नो नो, हाँ आप ये हमेशा कहते हो, ब्लैकमेल कर रहे हो लोगों को कि 18वीं तरमीम। ये एक नया सवाल है। नहीं सर, नहीं, पहले सवाल को रिलेट करें, मैं बताता हूं। तरमीम पढ़ लें आप, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैं तरमीम करने वाला हूं। प्लीज, आप तरमीम करने वालों में से हैं ये नहीं, मुझे नहीं पता। ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में मुझे बताएं कि कौन सा एहसान किया आपने पाकिस्तान के वहां। खड़े हो जाइए, मैं बताता हूं। जी आप बताएं। गुजारिश ये है, हमने एनएफसी किया। एनएफसी ये है, ये एनएफसी है। हमने नहीं इसको, ये ज्यादती है। दिस इज ये आप ऐसे ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ज्यादती नहीं कर रहा। आपके पास इतना वक्त नहीं है मैं इसको पेज में पहला पढ़ना शुरू कर दूं। पहला सफाई पढ़ लेना। क्या पढ़ूं? एनएफसी में से पहला सफाई पढ़ने कि ये तय हुआ, ये है एनएफसी, ये है एनएफसी। ये आपकी मर्जी का पेज होगा, मैं अपनी मर्जी का पेज पढ़ूंगा। सारा मैंने दे दिया डॉक्यूमेंट आपको। ऐसा नहीं, सवाल ये है, इसका तरीका कार्य करें। हाँ, मैंने जो कहना है मुझे कहने दीजिए, फिर आप मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछिए। ऑलराइट। ये 2 किताबें आपने मेरे हाथ में दी हैं। जी, मैंने 2 किताबें दी हैं, पढ़ना शुरू करूं। 18वीं तरमीम से मुतल्लिक है और एक एनएफसी से मुतल्लिक है। इनके अंदर कुछ पेजेस से आपको इख्तलाफ होगा, मेरी कमजोरी होगी, आप मुझसे वो पूछना चाहेंगे। नहीं, मैं वो नहीं पूछूंगा। मैं बताता हूं ना, मैं वो नहीं मेरी स्ट्रेंथ है, मैं वो बोलना चाहूंगा। चलिए आप बोले ना, जो बोलना चाहते हैं बोले आप। गुजारिश है, मैंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान किया। फिर क्या हुआ? बलूचिस्तान के लोगों के हकूक माने। क्या हुआ? वसाइल की तकसीम का फॉर्मूला दिया। हाँ, एहसान किया। एहसान किया। मैंने पॉलिटिक्स की, मैंने जो एहसान किया। यार आप मुझे पूछ रहे हैं क्या क्या? फेडरेटिंग यूनिट के हकूक आप मुझसे पूछ रहे हैं मैंने क्या किया? चल आशिफ, आपने कहा एहसान किया। नो, चलिए फिर आप कहते हैं हमने इसमें क्या किया? ये जो 18वीं तरमीम है, फिर आइन ने क्या किया? आइन ने क्या किया? आइन क्या है? आइन एक डॉक्यूमेंट है। तो ये 18वीं तरमीम आइन है? आइन नहीं है, आइन नहीं है। इस पे जो डिसेंडिंग नोट 103 सर, 101 आर्टिकल के 103 आर्टिकल अमेंड हुए। 101 आर्टिकल को क्लैरिकल चेंज किया गया और इस पे तमाम सियासी पार्टियों को जो डिसेंडिंग नोट है वो भी पढ़ लीजिए। आइए वो पढ़ लीजिए। और इस पे आपके दोस्त मौलाना फजल रहमान ने दस्तखत तक नहीं किए। एक जमात के लोग अगर नहीं, मैं हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। नहीं, हिस्टोरिकल बात भी नहीं मानेंगे आप। मेरी गुजारिश सुनिए, गुजारिश ये है, ये 2/3 के साथ नहीं, ये तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास हुआ डॉक्यूमेंट है ना। इसमें आपका एहसान कोई नहीं है यार। मैं कब एहसान कह रहा हूं? सियासी जमातें एहसान नहीं करती, सियासी जमातें एहसान नहीं क्या करती। जॉइंट वेंचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफ कोर्स। यस। तो मेरे पास तो 126 मेंबर थे, मैंने बाकियों को कायल करना था। ठीक है ना? इट वाज नो, सुने, इट वाज माय विजडम, it was my effort, it was I not put all the forces together. It was not you, it was your effort, not wisdom. यार और किसकी थी जी? एफर्ट थी। आपने दी थी मुझे विजडम, थी आपने दी थी मुझे विजडम। एफर्ट थी ये। उस पार्लिमान के अंदर बैठी हुई जमातों को इकट्ठा किया ना, जमातों ने किया ना, उस विजडम को कलेक्ट किया। यही मैंने करना था ना, यही मैंने करना था। फिर क्या हुआ? सुने हुआ क्या? सुने, ये एक डॉक्यूमेंट, आप सर के बल खड़े थे, हमने इसको आप कौम को पांव के बल खड़ा कर दिया वापस। ये दस्तावेज है आपके मुस्तकबिल को सीधा लेके चलने की। एक और दस्तावेज भी है मिस्टर कायरा। पहले जरा एनएफसी पे मुझे बोलने दे। एक और दस्तावेज पहले एनएफसी पे बोलने दे थोड़ा। नहीं ठहरे, ये नहीं मुझे बोल तो लेने दे। आपका दस्तावेज आपकी बात कर रहे हैं, इससे पहले ये दस्तावेज भी है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उस पे वो अलग सवाल है ना, वो इससे पहले है वो। अच्छा फिर पहले इसको रोक दे, फिर वो कर ले। नहीं, आप मिक्स ना करें। नहीं, क्या आप मुझसे कह रहे हैं, आप उसको अचीवमेंट कह रहे हैं ना। ये अब आप ये मुझे कह रहे हैं कि ये है डॉक्यूमेंट एनएफसी का। यस। एनएफसी क्या है? क्या है? एनएफसी है सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम। जो आमदन है उसको सूबों में तकसीम करने का फार्मूला। इफ्तिखार साहब, उस फार्मूले को जो इससे पहले था उस पे सूबे मोतरिज थे, वो लड़ रहे थे आपसे। उनका हक है, उसको करेक्ट किया। उनका हक है कि वो मोतरिज हो। अच्छा, हमसे पहले किसी ने करेक्ट नहीं किया, आपने कभी सवाल नहीं किया, हमने करेक्ट किया। क्या क्या? मैंने ये सवाल उठाया ही नहीं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है मैंने सोने के काने निकाल के दे दी?
इस डॉक्यूमेंट में जिसको आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या आपको इक़्तिदार इसके बाद मिला? जी मिला। इसमें से आपने कितने पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला? 78%। ठीक है, अब अगला सवाल है, आपकी आज की सारी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा है कि आज हम वहाँ पहुँच गए हैं आपकी इस जद्दोजहद के बाद कि मुआशी और माशरती नाहमवारियाँ ख़त्म हो गई हैं, बढ़ गई हैं, अवाम में इत्तेहाद और तंजीम और इजाफा हो बढ़ गया गई है हैं, और इसार और खिदमत को कसवटी समझने लगा है। ऐसा नहीं हुआ ना? समाज खराब हो गया, चले हालात क्राइसिस बड़े, उससे बड़ा हो गया। आप मैं तो ये एक क्लेम कर बयान ही नहीं रहा, आप मुझसे मेरी परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं। पूछ ली ना आप पूछ ली ना मैंने। नहीं, आप अब कंडीशन ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब उस क्राइसिस में क्या सिर्फ गवर्नमेंट एक प्लेयर है? नहीं, एक प्लेयर नहीं है, सारे प्लेयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने एक बयान दिया था कि ये दुरुस्त वक्त है कि जब मुल्क की दौलत लूटने वालों को पकड़ा जाए, पकड़ा जाए और उनका एहतसाब किया जाए। यस, मगर जब एहतसाब किया जाता है तो आप क्यों शोर मचाना शुरू कर देते हैं? कोई शोर नहीं मचा रहे। ठीक है, जब आप नवाज शरीफ को गद्दार कह चुके हैं, फिर ऐसे गद्दार के साथ मिलकर बैठने को आप तैयार क्यों हैं? इफ्तिखार साहब, सियासत के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने भी, जिनके खिलाफ वो इलेक्शन लड़े थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी, जिन जो उनके वालिद के कत्ल में शामिल थे, उनके भी साथ MRD में बैठी थी। ये हालात आपको सियासत के अंदर मजबूर करते हैं। आपने नवाज शरीफ नहीं होते। आपने नवाज शरीफ के बारे में कहा वो तो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। जो सियासतदान यूनियन काउंसिल का भी इलेक्शन न लड़ सके, उसको आपके लीडर ने मुलाकात का पैगाम क्यों भिजवाया? गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ एक वक्त था जब इसी काबिल थे, वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, लेकिन एक वक्त है कि वो पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब आप किस वक्त में मैंने कहा और किस वक्त के बारे में मैंने कहा, मेरे बचपन की कई बात का अगर आप आज उठा के मेरे सामने रख दें, हर सवाल का, हर आर्गुमेंट का एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, उसमें उसको देखने की जरूरत है। आपने कहा कि हम इस्तेमाल होने को तैयार नहीं, हम एक इनफरादी शख्स को क्यों बचाएं? आज आपको नवाज शरीफ की तकलीफ का बहुत एहसास हो रहा है। हम ये नवाज शरीफ की तकलीफ की बातें नहीं कर रहे जी, हम किसी इंडिविजुअल के बारे में, मैं तो इवन अपनी क़यादत का भी कहता हूं, मैं कभी किसी के डिफेंस की बात नहीं करता। मैं तो इफ्तिखार साहब सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर वो तरीका कर, क्योंकि एहतसाब का निज़ाम हमारे मुल्क में बहुत अब्यूज हुआ और हमारे खिलाफ हुआ। हम अब कहते क्या है कि एहतसाब कीजिए, एहतसाब के बारे में फिर पता है सर, मुझे छोड़े ना, मैं वहीं बताता हूं। मेरे पास क्यों करते हैं जब आपको पता है? बाबा, प्रोमिसेस होते हैं कि मुझे प्रोमिसेस लोगों को ऐसे उलझाने के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Absolutely wrong. Why not? Promises वो होते हैं जो मैं करता हूं। It was a commitment of you and no. ये आपकी और नवाज शरीफ की कमिटमेंट है यार। मैं उस पे हाजिर हूं। दोनों पार्टियों की कमिटमेंट है। अब बहुत चीख रहे हो दोनों नैब के बारे में। अब दोनों चीख रहे हैं नैब के बारे में। अब क्या हुआ? कौन चीख रहा है? आप भी। और मुझे बोलने तो देन, मैं बताने लगूं आपको। भाई क्या हुआ? सवाल ये है कि हमारे पास 126 मेंबर्स थे, जिन जिन चीजों पे सब लोग मुत्तफिक हो गए वो 18वीं तरमीम में आ गई। 18वीं तरमीम अभी हमारा आइडियल नहीं है। मैं 18वीं तरमीम की बात नहीं कर रहा था, 18वीं तरमीम में बता रहा हूं वो भी इसी का हिस्सा था। और हमने एहतसाब के अंदर अमेंडमेंट की बात की, मुस्लिम लीग नहीं मानी, मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नहीं मानी, मुस्लिम लीग, बट थैंक यू, मुस्लिम लीग नहीं मानी। तो ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें कुछ शक वाली बात। पाकिस्तानी कौम के साथ मैं इलेक्शन में गया, मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट मिली, मेरे पास अक्सरियत आई, इतनी अक्सरियत आई कि मैं आईन अमेंड कर सकूं तो मैं करूंगा, मैं आपके ये प्रॉमिस करूंगा। अगर मेरे पास वो अक्सरियत नहीं आती तो आप मुझसे उड़ने की तवक्को तो ना करें। मैंने गिवन सर्कमस्टांसेस में, गिवन स्ट्रेंथ में सबको इकट्ठा करके। आज नैब पर आप इतराज क्यों कर रहे हैं? ना मेरा इतराज उस वक्त भी था जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था, मैं उसको अमेंड करके ठीक करना चाहता था, तब नहीं हो सका। कभी आपकी सेंट्रल मेरा कोई इतराज नहीं आता। आज आपका सवाल मुझसे तब बनता था कि मैं अपने दौर में इस पर कुछ ना करता, उसको कहता बहुत अच्छा, आज कहता बुरा है। आपका सवाल बनता था। मैं सवाल पूछता हूं कि क्या आपकी पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने कभी अपनी शिकस्त की वजूहात को जानने की संजीदा कोशिश की है कि आपका जो ग्राफ पंजाब में इस बुरे तरीके से मुतासर होता है कि 2018, 2013, 2008 के जो पोजीशन है, 2008 में आपको 55 लाख वोट मिलते हैं, 2013 में वोट कम होकर 24 लाख हो जाते हैं और 2018 में वोट कम होकर 17 लाख हो जाते हैं। कभी आपकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने इस सारी सूरत हाल पे गौर किया? इस पर बड़ी तफसीली बहसें हुई है, हमारी कोर कमेटी की भी और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। क्या रीजन समझ आइए? बेशुमार तीन रीजन सिर्फ मुझे अब इस पे मैं बिल्कुल 3 रीजन। देखिए, पहली बात कि एक परसेप्शन फाइट थी
हमारे खिलाफ उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, हमारे खिलाफ उस वक्त उनके साथ नक्सस किया हुआ मीडिया का खास सेक्शन, और हमारे खिलाफ उस वक्त एजेंसीज के जो खेल थे। किस साल में? 2008 से ऑनवर्ड। 2008 में तो आपको 55 लाख वोट है पंजाब में। आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब ओनली। 2008 से ऑनवर्ड की बात कर रहा हूं। 55 लाख पंजाब में है 2008 में आपका, तो गवर्नमेंट में थे ना? 24 लाख रह गया और इस दफा 17 लाख रह गया। इसलिए इफ्तिखार साहब कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमारा जिस तरह का मीडिया ट्रायल हुआ, और फिर इसी पंजाब से इमरान खान साहब पुश किए गए, इसी पंजाब से मियां नवाज शरीफ की मेन स्ट्रेंथ थी, इसी पंजाब से जो मजहबी जमातें उठी उनको भी उठाया गया, बहुत सारा वोट। सर ये इल्जाम दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के बहुत करीबी साथी AG मजीद जेल जाने से पहले हुकूमत चला रहे थे? जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे साथ साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। और सिंध हुकूमत की हम बात कर रहे हैं। ये तासर दिया गया है, ऐसा है नहीं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन लग रहे हैं, जिस तरीके से आज आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लगता है काफ़ी आप अंदरूनी खेल भी जानते हैं। आपने ओमनी ग्रुप का नाम कब और किसके हवाले से सुना था? मैंने ओमनी ग्रुप का नाम, एक होता है ना पासरबाई के तौर पे, ये काफ़ी अरसे से बड़े ग्रुप्स जो सिंध के अंदर मेन ऑपरेटर्स हैं उनके तौर पे, जिसमें सैगल्स भी हैं, जिसमें दाऊद भी हैं, जिसमें बाकी ग्रुप्स भी हैं, और ये भी एक ग्रुप था। और ओमनी ग्रुप कोई सड़क छाप लोग नहीं थे, जहाँ तक मेरी इतला है। ये पहले से कारोबारी लोग थे। और अब जब से ओमनी ग्रुप के खिलाफ इंक्वायरीज हुई हैं और जरदारी साहब को उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई है, इनका नाम ज़रा बहुत हाईलाइटेड है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को जेल में अगर जाना पड़ा तो क्या मुतबादिल क़यादत तैयार है और सेंट्रल कमेटी ने सोच रखा है कि क्या करना है? देखिए, क़यादतें, मैंने पहले कहा ना कि ये कोई हायरिंग फायरिंग तो होती नहीं। क़यादत तो लोगों की होती है जिसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की क़यादत है। वो जेल में नहीं जाएंगे, जाएंगे अगर गए भी तो वो जेल के अंदर बैठे भी लीडर होंगे भाई। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया रोटी कपड़ा और मकान है या नहीं? पाकिस्तान के लोगों के मसाइल वहीं खड़े हैं। आज भी एक मुनसिफाना तकसीम दौलत के निज़ाम का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल पीपल्स पार्टी रोटी कपड़े और मकान के साथ खड़ी है, लोगों को वसाइल, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर ज़िंदगी देने के साथ खड़ी है। और अगर तनख्वाहें बढ़ाते हैं, पेंशनें बढ़ाते हैं, रोज़गार देते हैं, लोगों को उनके जॉब्स जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से बाहर निकालते हैं, गुर्बत के प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, कुल के किसान को उसकी फसलों की कीमत देती है, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी देती है। वो कहते हैं ना कि हम सोहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। अच्छा, हम कोई क्लेम नहीं करते, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाकी जमातों की परफॉर्मेंस आके देख लें। आप इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि सियासी इंजीनियरिंग होती है पाकिस्तान में। नहीं होती है। जब ये सेनेट का इलेक्शन हुआ तो सियासी इंजीनियरिंग में आपका कितना हाथ था, आपकी पार्टी का? अच्छा, आप अपने सवाल के साथ थोड़ा सा मुझे बता, क्या इंजीनियरिंग नहीं होती है? मैं सवाल पे आता हूँ। नहीं होती है? मेरा ख्याल है होती है, और उसमें सियासतदान शरीक होते हैं, वो उसके साथ को एक्यूज़ होते हैं, वो एबेटर होते हैं, और वो जिनको आप इल्ज़ाम देते हैं उनका खेल करते हैं। देखिए इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा ये सारा कुछ खेल होता है। मुझे नहीं पता, आपने मुझसे सवाल किया, मैं बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा होता रहा और खुल के होता रहा, और आप उसके सबसे बड़े शाहिद हैं। आपका शायद इस वक्त जो मनसब है इस बात का तकाजा नहीं कर रहा कि आप खुल के बोले, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने अगर बलोचिस्तान के अंदर उसका कोई रोल रहा, जिसका मैं एनी शायद नहीं हूं, अगर कोई रोल रहा तो नहीं होना चाहिए। क्या ये दुरुस्त नहीं कि 2018 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है? इलेक्टोरल के हद तक तो यकीनी बात है, गवर्नमेंट हमारी वहीं तक रहेगी। क्या पाकिस्तान से नजरियाती सियासत खत्म हो गई है? बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत है। और यहाँ पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई। जनूबी पंजाब के सूबे के बारे में पीपल्स पार्टी क्या करेगी? हमारे पास अददी नंबर नहीं था, इसके बावजूद हमने सेनेट से रेजोल्यूशन पास किया और पीपल्स पार्टी ने इसको पॉलिटिकली सिंबलाइज कर दिया कि पीपल्स पार्टी ने अपनी 2 तंजीमें बना दी। हमने उनको एक सूबे के तौर पे तस्लीम कर लिया, लेकिन हमारे पास वो अददी नंबर नहीं है। और हम आज भी गवर्नमेंट से कह रहे हैं, जिनका वादा है कि वो जनूबी पंजाब के सूबे की तारीख शुरू करें, हम उनको वोट देंगे, सूबे में भी, मरकज में भी, और बाकी जमातों को भी राजी करें। साहब, मेरे आखिरी 2 सवाल। क्या 1976 में ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती थी या नहीं? मैं यहाँ खड़े होके अब पोस्ट जाके कुछ 40 साल के बाद जजमेंट्स होती है, फिर मैं पाकिस्तान के बारे में अगर करूँ तो वहाँ भी गलतियाँ हुई होंगी, हमसे भी हुई, भुट्टो साहब भी इंसान थे।
लेकिन उन्होंने जो फैसला किया दैट वाज इन गुड फेथ बट दैट वेंट रॉन्ग। आप मुस्तकबिल में समझते हैं कि बिलावल और मरीम के दरमियान भी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तहरीर किया जाएगा? अब ये सपोजिशन है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बहुत सारा सफ़र करने की ज़रूरत है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी भी होना चाहिए, और इन दोनों के दरमियान नहीं बाकी भी जितने कहते हैं, अगर सारे इकट्ठे होकर भी कोशिश करेंगे अपनी अपनी पॉलिटिक्स को रखते हुए, तभी हम इस मुल्क के क्राइसिस को हल कर सकते हैं। शुक्रिया। जैसा आज जो गुफ्तगू मुझे इनसे करनी थी कि कायरा साहब, आपको और आपको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारी सियासी जमातें वो अपने मंशूर पे अमल करने में नाकाम होती चली आ रही हैं। इसीलिए बड़ी जमातें, एक बड़ी जमात सिंध तक महदूद हो गई है, दूसरी बड़ी जमात पंजाब तक महदूद हो गई। अवामी सियासत की तरफ आइए और अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कीजिए। आज तक किसी जमात ने ऐसा नहीं किया है। शुक्रिया। थैंक यू कारी साहब।